हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए 4th सेमेस्टर होम साइंस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, और आपका जो है मानव विकास जो है ब्रांच है उस स्टूडेंट, उसी का जो है थर्ड पेपर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और आज की क्लास जो है आप लोगों की लंबी होने वाली है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो साइंटिफिक राइटिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक लेख बोलते हैं। ये मॉडल पेपर आप लोगों का 3 है। इसका एग्ज़ाम आप लोगों का जो है 27 जुलाई यानी कल होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, आज के जो मॉडल पेपर है तो वो आप लोगों का जैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें हमने आप लोगों के सीरीज के भी क्वेश्चन को जैसे सॉल्व कराया है, और कुछ जो है आप लोगों का बुक से भी ले। टोटल आप लोगों का जो है 80 प्लस क्या 100 क्या 130 के लगभग क्वेश्चन आप लोगों को आज मिलेंगे। समझ लीजिए 140 से लेकर 150 तक के आप लोगों को हम क्वेश्चन जो है आप लोगों को आज सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास थोड़ी सी क्या होगी, लंबी होगी, तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस के साथ पढ़िएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, कि समस्या की विशेषता क्या है। ये देखिए आपकी जो है सीरीज के क्वेश्चन है कि समस्या की विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, स्पष्टता। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या, स्पष्टता, समाधान योग्य, परिकल्पना जन्य, और क्या है आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, समस्या में क्या होती है, समस्या की विशेषता क्या होती है, समस्या जो स्पष्ट होगा तभी तो हम उसका निदान कर पाएंगे। फिर क्या है, समाधान योग्य होनी चाहिए, ये भी विशेषता है। फिर परिकल्पना जन होनी चाहिए, नहीं उसके में हम क्या है हाइपोथेसिस बना सके, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समस्या चयन का सिद्धांत है। ठीक है, समस्या चयन का सिद्धांत क्या क्या है। तो देखिए पहला क्या, समस्या की नवीनता, यानी जो है उसमें क्या हो, नयापन होना चाहिए। फिर क्या, समस्या की व्यवहारिकता। ठीक है, भविष्यवाणी, और आपका उपरोक्त सभी। तीसरे याद रखिएगा कि क्या है, समस्या के चयन में के सिद्धांत में क्या है, नवीनतापन होनी चाहिए, उसमें क्या व्यवहारिकता का भी जो है गुण पाया जाना चाहिए, उसमें उस समस्या से जो है भविष्य का कथन कहा जा सके, इसलिए ये सब का हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान हेतु प्रतिपादन समस्या का मूल्यांकन आधार है। ठीक है, अनुसंधान हेतु प्रतिपादन समस्या का मूल्यांकन आधार है। पहला ऑप्शन क्या आपका स्टूडेंट, समस्या की नवीनता। ठीक है, समस्या समाधान संबंधित क्षमताओं की उपस्थिति। तीसरा क्या है, न्यायादर्श में प्रदत्त संकलन की संभावना। और चौथा क्या, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अनुसंधान मतलब शोध के प्रतिपादन के लिए क्या समस्या का मूल्यांकन का आधार क्या, तो हम समस्या की नवीनता के आधार पर भी कर सकते हैं मूल्यांकन। फिर क्या है आपका, समस्या समाधान संबंधित क्षमताओं की उपस्थिति के आधार पर भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। न्याय दर्श का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि आपका सैंपल जो हम क्या है प्रदत्तों यानी दाता के आधार पर ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दर्शन क्षेत्र में उपलब्ध अनुसंधान संबंधी समस्याओं को नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, दार्शनिक समस्या कहते हैं, ऐतिहासिक समस्या कहते हैं, दर्शनीय समस्या कहते हैं, या उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा दर्शन क्षेत्र में स्टूडेंट, तो दर्शन क्षेत्र में जो भी मतलब आपके अनुसंधान से संबंधित जो समस्याएं होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, दार्शनिक समस्याएं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, दार्शनिक समस्याएं बोलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि तथ्य एक अनुभववादी सत्यापन योग्य निरीक्षण है, यह कथन है। ठीक है, तथ्य क्या है, एक अनुभववादी सत्यापन योग्य निरीक्षण है। निरीक्षण का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट की मतलब हम उसको मतलब देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये कथन जो है किसका कहा गया स्टूडेंट, तो ये देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, गुड्डे एवं हार्ट। दूसरा ऑप्शन है लैंडबर्ग। तीसरा ऑप्शन है रीटर। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ये गुड्डे एंड हार्ट का जो है कथन है कि जो तथ्य होता है यानी डाटा जो होता है वो क्या है, अनुभववादी सत्यापन है। ठीक है, ये बात 100% सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक नियम को कौन नहीं बताया है, यानी किसके अनुसार जो है वैज्ञानिक नियम नहीं है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका मैकावर, दूसरा है चैपलिन, तीसरा है रीटर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्टूडेंट मैकावर जो थे उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक नियम को जो है नहीं बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि थार्नडाइक के अनुसार सीखने का नियम क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पेपर में सॉरी विकलांगता वाले पेपर में हमने आपको बताया था कि थार्नडाइक के अनुसार जो है नियम क्या, सीखने के नियम क्या है। तो याद रखिएगा कि 3 है। अब यहाँ पर बुद्धि शब्द न दे के क्या कर दिया स्टूडेंट, सीखने का नियम कह दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि थार्नडाइक के अनुसार सीखने का
का नियम है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है स्टूडेंट, अभ्यास का नियम, ये भी बात सही है, प्रभाव का नियम, ये भी बात सही है, और तीसरा क्या है आपका तत्परता का नियम। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। क्या होती है वैज्ञानिक विधि, मैंने साइंटिफिक मेथड में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो प्रामाणिकता होता है स्टूडेंट। ठीक है, प्रामाणिकता होता है, फिर क्या वस्तुनिष्ठता भी पाया जाता है, और क्या सामान्यीकरण भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। नहीं शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका सैद्धांतिकरण, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिकता, तीसरा है कार्य कारण, और चौथा क्या अशुद्धता। तो देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों आपकी विशेषता के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपका कौन चीज नहीं आता है, तो अशुद्धता जो है वैज्ञानिक पद्धति की जो है विशेषता नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, हमेशा शुद्धता की बात होती है, विश्वसनीयता की बात होती है, सार्वभौमिकता की बात होती है, सामान्यीकरण की बात होती है, लेकिन क्या अशुद्धता जो है ये आपका क्या है वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वैज्ञानिक विधि का पद कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है कार्यकारी परिकल्पना, दूसरा ऑप्शन है संकल्प तथ्य, तीसरा ऑप्शन है तथ्यों का निरीक्षण व लेखन, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इसमें कार्यकारी इसमें क्या है वैज्ञानिक विधि का पद कौन सा है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए कार्यकारी परिकल्पना भी है, फिर क्या संकलित तथ्य भी, यानी डाटा को हम क्या कर तथ्य को हम संकलन करते हैं ना अपने मतलब लघु शोध के लिए या पीएचडी के लिए क्या करते हैं हम डाटा लेते हैं, तभी तो उसी के अनुसार हम निकालते हैं कि हमारी जो समस्या है उससे समाज को या देश को क्या लाभ होगा, और इस पर क्या है भविष्य में और आगे इस पर काम करने की ज़रूरत है कि नहीं है। फिर क्या तथ्यों का निरीक्षण व लेखन, फिर क्या करते हैं हम डाटा को जो तथ्य मिलता है उसका हम निरीक्षण करते हैं और उसके बाद क्या होता है उसको लेखन में लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मेथड शब्द का निर्माण किस भाषा से हुआ। ठीक है, जो मेथड है वो किस भाषा का शब्द है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है ग्रीक भाषा का, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन है इटाली। तो याद रखिएगा मेथड जो है वो आपका क्या है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करे, सामाजिक शोध के कार्य में उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है, सामाजिक शोध के कार्य में उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन क्या कैमरा, दूसरा ऑप्शन है आपका टेप रिकॉर्डर, तीसरा ऑप्शन है मानचित्र, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि का सर्वमान्य चरण कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या समस्या का चयन, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य तथा उपकल्पना का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया प्रविधि, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके स्टूडेंट उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक विधि का सर्वमान्य चरण क्या होता है, हम उसमें वैज्ञानिक विधि में क्या करते हैं पहले हम कोई समस्या लेते हैं ना, समस्या के बाद क्या करते हैं उस समस्या का हम उद्देश्य बनाते हैं कि उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने गर्भवती महिला में आयरन की कमी ले लिया। ठीक है, तो अब आयरन की कमी से कौन कौन सी जो है मतलब उनको बीमारी हो सकती है, तो हम बता सकते हैं कि रक्त अल्पता हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा जो है विटामिन B12 और आयरन की कमी अगर हो जाती है तो आपका क्या है आप कौन सी रक्त अल्पता हो जाएगी स्टूडेंट। तो हम जानते हैं कि जो है आपका माइक्रोसिटिक रक्त अल्पता हो जाएगी, और एक क्या होता है ये सब क्या है ये सब आपका जो है गर्भावस्था से संबंधित जो है बीमारी है। तो अब यहाँ पर उद्देश्य हम क्या बना सकते हैं, तो जैसे हम पहला उद्देश्य हमारा ये हो जाएगा कि गर्भवती महिलाओं को आयरन के प्रति जैसे जागरूक करना कि आयरन जो है वो क्या है हीमोग्लोबिन की उनको मेंटेन करता है ये बताना। फिर क्या है दूसरा क्या आप बता सकते हैं कि आयरन की कमी से क्या है आपको रक्त अल्पता हो सकती है, आप क्या है आयरन का सेवन करिए। आयरन के स्रोत क्या है, तो हम बता सकते हैं कि गुड़ खाइए। ठीक है, आपका पालक खाइए। तो ये सब क्या सब आपके क्या है आयरन स्रोत में आते हैं। तो ये सब क्या है सब हम मतलब उद्देश्य बना रहे हैं ना स्टूडेंट। फिर क्या प्रक्रिया प्रविधि, तो यानी उसमें हम कौन कौन से दो मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे हैं, यानी जो हमने समस्या लिया कि गर्भवती महिलाओं पर आयरन का प्रभाव या आयरन की कमी से होने वाले रोग, तो ये क्या है उसमें कौन सी हम प्रविधि का जो है प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हम क्या ले रहे हैं मतलब सर्वे करने के लिए कौन कौन से जो है विधि ले रहे थे, यानी क्या कह रहे हैं कि साक्षात्कार विधि का हम उपयोग कर रहे हैं।
साक्षात्कार विधि का उपयोग कर रहे हैं, या फिर क्या है प्रश्नावली का हम उपयोग कर रहे हैं, या फिर क्या है आपका ये क्या बोलते हैं अनुसूची का उपयोग कर रहे हैं, या फिर जो है केस स्टडी यानी व्यक्तित्व का उपयोग करते हैं। ये सब क्या सब आपके क्या है मैथोलॉजी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रूफ सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न की को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समस्त विज्ञानों की एकता और उसका अध्ययन पद्धति में है। समस्त विज्ञानों की एकता उसकी अध्ययन पद्धति में है, न कि प्रविधियों में, यानी कोई विधियों में नहीं है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन क्या है लैडबर्ग, दूसरा ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, तीसरा ऑप्शन यंग। तो याद रखिएगा कि ये किसका कथन स्टूडेंट, तो कार्ल पियर्सन का है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एक बात और इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ कि इसमें जैसे फर्स्ट पेपर में आपने दिया एग्जाम, तो उसमें क्या है कम से कम मुझे लग रहा है कि साइंटिफिक राइटिंग से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों की जो है वैज्ञानिक लेख वाले पेपर से आए थे। तो एक बार क्या करिएगा आप लोग फर्स्ट पेपर भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, या तो फर्स्ट पेपर का जो आंसर की हमने जो जारी किया है उसको आप लोग उस वीडियो को जरूर एक बार सरसरी नज़र से जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग के पास अभी क्या है पर्याप्त समय है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विस्तृत भाषा में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों को व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण तथा निर्वाचन है। यह कथन किसका स्टूडेंट? याद रखिएगा कि लुंडबर्ग का कथन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसकी आने की संभावना बनती है कि मैथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? तो गुड्डे एवं हट ने लिखी, ए वुल्फ ने लिखी, कार्ल पियर्सन ने लिखी। तो याद रखिएगा मैथड इन सोशल रिसर्च के जो है पुस्तक का रचयिता कौन है स्टूडेंट? तो गुड्डे एवं हार्ट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न अब देखिए स्टूडेंट, ये अभी तक क्या 18 प्रश्न जो थे आपकी ये सीरीज से लिए थे। अब देखिए आपका जो है हमने बुक से क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन क्या है आपका, परिकल्पना का संबंध है। तो परिकल्पना का संबंध किससे होता है स्टूडेंट? क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है शोध पत्र से, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावित प्रारूप से, तीसरा ऑप्शन है शोध से, और चौथा ऑप्शन है आपका निष्कर्ष से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का जो है शोध पत्र से कुछ लेना देना नहीं है, रिसर्च से भी कुछ लेना देना नहीं है, निष्कर्ष से भी नहीं। यहाँ पे क्या होगा परिकल्पना क्या होती है, एक प्रस्तावित प्रारूप होती है। ठीक है, परिकल्पना क्या है आपका एक प्रस्तावित प्रारूप है। ठीक है, अगले प्रश्न से जाने से पहले स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने परिकल्पना को जो है मतलब यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि परिकल्पना एक धारणा या प्रस्ताव है। तो देखिए अभी आया ना आपके वहाँ पर जो है प्रारूप धारणा या प्रस्ताव है जिसकी समर्थ नियत यानी नियत क्या है न्याय संगत होने की क्षमता का अनुभवजन्य साक्ष्य और पिछले ज्ञान के साथ इसके निहितार्थ के आधार पर परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो परिकल्पना होती है वो क्या है एक धारणा प्रस्ताव होती है जिसके बदौलत हम क्या करते हैं न्याय संगत यानी जो सैंपलिंग लेते हैं वो क्या अनुभवजन्य साक्ष्य यानी जो अनुभव से प्राप्त हो उससे और पिछले ज्ञान के साथ क्या होता है इन दोनों को हम मिलाकर जो पिछला ज्ञान और नया अनुभव जो मिला उसको मिलाकर जो है इसका जो है परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या प्रस्तावित प्रारूप है, तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावित रूप आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको मैंने शोध पत्र से लेना देना, लेकिन परिकल्पना जो शोध पत्र यानी जो है रिसर्च लेटर से इसका कुछ नहीं है शोध से। तो शोध में क्या है, शोध में हम परिकल्पना को सोचते हैं ना, लेकिन परिकल्पना हमारा वाकई में होता क्या है, तो याद रखिएगा कि ये क्या है एक प्रस्तावित प्रारूप होता है या फिर एक धारणा होती है जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम अनुभव के आधार पर और पिछले ज्ञान के आधार पर दोनों के आधार पर क्या करते हैं हम परीक्षण का काम करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20 क्या कह रहा है कि परिकल्पना होती है। ठीक है, परिकल्पना होती है क्या होती है स्टूडेंट, आपके ऑप्शन दिया है कि एक निश्चित तथा स्थापित खोज, दूसरा ऑप्शन है शोध प्रश्न का एक हिस्सा, तीसरा ऑप्शन है डाटा के मूल्यांकन का एक रणनीति, चौथा ऑप्शन है क्या आपका कि एक विवरण प्रदान करने हेतु एक अस्थायी कथन। तो जो परिकल्पना क्या होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक विवरण प्रदान करने हेतु क्या होती है एक अस्थायी कथन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस जो है कितने प्रकार की होती है। तो पहला ऑप्शन क्या 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। तो याद रखिएगा परिकल्पना जो होती है वो आपके क्या है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार में कौन कौन सी प्रकार है, तो देखिए यहाँ पे पहला अब देखिए वही क्वेश्चन
उसी को फिर हमने क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया कि परिकल्पना के प्रकार हैं। ठीक है, परिकल्पना के क्या है, प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर हमने बता दिया कि एक शून्य परिकल्पना जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नन हाइपोथेसिस। एक होता है वैकल्पिक परिकल्पना जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और यहाँ पे क्या है, उपरोक्त दोनों। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, उपरोक्त दोनों है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर शून्य जो है शून्य हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, नल सॉरी शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि आप जैसे किसी स्कूल में गए तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि जो एक लेडीज टीचर है और एक जेंट्स टीचर के जो गुण हैं वो समान हैं। ठीक है, यानी न तो वो लेडीज टीचर ज़्यादा बेस्ट है जेंट्स टीचर के अपेक्षा, और न जेंट्स टीचर क्या है लेडीज टीचर की अपेक्षा बेस्ट है। ठीक है, दोनों की क्या है, क्वालिटी जो है एक समान है। तो वही हमारा क्या होगा, शून्य परिकल्पना के अंतर्गत आएगा। और मान लीजिए अगर उसी को हम क्या कह दें कि जो मान लीजिए जो लेडीज टीचर है वो क्या है, जेंट्स टीचर से बेस्ट है। ठीक है, क्या है, लेडीज टीचर जो है वो क्या जेंट्स टीचर से बेस्ट है। तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वैकल्पिक परिकल्पना हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, गुणों को मैंने आधार पर बताया ना कि जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या है, जेंट्स टीचर जो है अच्छे हैं लेडीज टीचर की अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है आपका जो है वैकल्पिक परिकल्पना के अंतर्गत आएगा। और जहाँ पर हम ये बात कहेंगे कि जो है लेडीज टीचर और जेंट्स टीचर की जो क्वालिटी है वो क्या है, एक समान है, वो हमारा क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा परिकल्पना कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, शून्य परिकल्पना और क्या है आपका वैकल्पिक परिकल्पना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शून्य परिकल्पना को हम प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आप देखते होंगे कि आपके बुक में या सीरीज में क्या लिखा है, HO लिखा रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए शून्य परिकल्पना को हम क्या है, HO से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका वैकल्पिक परिकल्पना है उसको हम क्या है, H1 या फिर HA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैकल्पिक को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, H1 या HA से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए शून्य परिकल्पना को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपका HO से प्रदर्शित करते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। और HA और ये क्या है, H1 वो आपका क्या है, वैकल्पिक है स्टूडेंट, क्या है, वैकल्पित है। ठीक है, याद रखिएगा वैकल्पित जो है परिकल्पना वो क्या है आपका H1 और HA है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से किसके लिए वैज्ञानिक प्रयोग इनमें से किसके लिए वैज्ञानिक विधि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि इनमें से किसके लिए वैज्ञानिक विधि प्रयोग में लाई जाती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, सामाजिक शोध में, दूसरा ऑप्शन है फोटोशॉप, तीसरा ऑप्शन है कला कौशल, चौथा ऑप्शन है आत्मकथा। तो देखिए जो वैज्ञानिक मेथड है स्टूडेंट आपका न तो फोटोशॉप में होगा, न तो कला कौशल में होगा, न तो आत्मकथा में होगा, किस में होगा, आपका सामाजिक शोध विषय में होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान में नैतिकता का प्रथम उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, अनुसंधान में नैतिकता का प्रथम उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, गोपनीयता, दूसरा ऑप्शन है मानवीय विषय की रक्षा के लिए, तीसरा ऑप्शन है वित्त पोषण, चौथा ऑप्शन है शोधार्थी की प्रतिष्ठा। तो अनुसंधान में जो नैतिकता का जो प्रथम उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, तो मानवीय विषय की रक्षा करना होता है। देखिए आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है स्टूडेंट वो कैसा होना चाहिए, तो याद रखिएगा कि देश समाज के हित में और मानव के हित में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ ही गया कि नैतिकता का प्रथम उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा कि नैतिकता का जो प्रथम उद्देश्य क्या है आपका जो है क्या है, मानवीय विषय की रक्षा के करना या रक्षा के लिए होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी शोध में किसी घटना के लिए अस्थायी व्याख्या कहलाती है। किसी शोध में किसी घटना के लिए क्या है, अस्थायी व्याख्या कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, तो देखिए पूर्व कल्पना है आपका, डेटा संग्रह है, निष्कर्ष है, उपसंहार है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, किसी शोध में किसी घटना के लिए एक अस्थायी व्याख्या क्या कहलाती है स्टूडेंट, तो आपकी क्या है, पूर्व कल्पना कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी स्टूडेंट, पूर्व कल्पना कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचरित साक्षात्कार के लाभ हैं। क्या लाभ होते हैं संचरित साक्षात्कार के। पहला ऑप्शन क्या है, आत्मलेख, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा की तैयारी, तीसरा ऑप्शन है शोध कार्य में सहायक, और चौथा ऑप्शन क्या है, व्याख्यान नमूना। तो देखिए संचरित साक्षात्कार के लाभ क्या है स्टूडेंट, आपके जो है ये क्या है, आपके शोध कार्य में जो है वो सहायक होते हैं। व्याख्यान नमूना से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और आपका क्या, आत्मलेख
यानी जीवनी से इसका कुछ लेना देना नहीं, परीक्षा की तैयारी से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध कार्य में प्रश्नावली का महत्व है। ठीक है, शोध कार्य में क्या है, प्रश्नावली का महत्व है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, पहला ऑप्शन देखिए है कि व्यापक क्षेत्र का अध्ययन। ठीक है, दूसरा क्या है, धन श्रम की बचत। तीसरा ऑप्शन क्या, अध्ययन का पुनरावृत्ति संभव। और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए प्रश्नावली क्या होता है, ये भी आपका एक तरह से क्या है, शोध की मैथोलॉजी है, विधि है स्टूडेंट। ठीक है, शोध की क्या है, विधि है। साइंटिफिक राइटिंग में यानी वैज्ञानिक लेख में, जैसे आप लोगों ने लघु शोध किया होगा तो प्रश्न क्वेश्चनार बनाते हैं ना स्टूडेंट, कि जैसे मान लीजिए सामान्य क्वेश्चन आपका आप बनाते हैं कि आपका नाम क्या है। ठीक है, तो वो आप कोई जिस नाम करेगा वो बताएगा, आपकी उम्र क्या है वो बताएगी, किस गांव में से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बताएंगे। फिर आपने जैसे आयरन की कमी ले लिया, तो क्या आप आयरन के बारे में जानते हैं, तो आपने ऑप्शन में बनाया हाँ या नहीं। तो जैसे मान कर चलिए आपने जैसे 100 लोगों का मान लीजिए आपने लिया, सर्वे किया, तो उसमें क्या है 50 लोगों ने, जैसे आप बताया आप लोगों को कि 50 लोगों ने क्या बताया कि हाँ में जवाब दिया। ठीक है, और 50 लोगों ने क्या किया, ना में जवाब दिया, नहीं में जवाब दिया। तो ये क्या है, ये आपका प्रश्नावली जैसे क्वेश्चन आप जगह बनाए रहते हैं, और आपका जो उत्तरदाता होता है, ठीक है, उत्तरदाता जो होगा जिससे आप प्रश्न कर रहे हैं, उत्तरदाता क्या करेगा, उस प्रश्न का उत्तर देगा। तो आपने प्रश्न नहीं किया, आपने क्या किया, वो प्रश्नावली जो है बनाकर उसको जो है आप लोग आपने दे दिया। तो उसमें क्या है, उत्तरदाता जो है पढ़कर उसका क्या किया, आंसर दिया। देखिए स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रश्नावली और अनुसूची जो है, ये दो मेथड में बहुत ही बारीकी अंतर होता है। अनुसूची में क्या है, उत्तरदाता जो है अनपढ़ हो सकता है। ठीक है, अनुसूची में क्या उत्तरदाता अनपढ़ हो सकता है, लेकिन प्रश्नावली में क्या उत्तरदाता का पढ़ा लिखा जो है होना जरूरी है। क्योंकि प्रश्नावली जो होता है आप क्या है डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। ठीक है, डाक के द्वारा उसके घर पहुंच गया, उसने क्या हुआ, उसने आपने के क्वेश्चन को देखा और उसमें जवाब देकर हाँ नहीं जो भी आपके क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन आपने भेजा, तो वो क्या किया, उसने जवाब दे दिया। तो वो क्या पढ़ा लिखा होगा तभी तो पढ़कर जवाब देगा। लेकिन जो अनुसूची होती है उसमें क्या है, उत्तरदाता जो है पढ़ा लिखा नहीं होता, वो आपको जाकर खुद ही मतलब वहाँ पे जाकर क्वेश्चन करके आपको जो क्वेश्चनार वाला पोर्शन जो होता है उसको आप लोगों को खुद ही फिलअप करना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि शोध कार्य के लिए प्रमुख घटक हैं। ठीक है, शोध कार्य के लिए क्या घटक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, नैतिकता। दूसरा ऑप्शन है परंपरा। तीसरा ऑप्शन संस्कृति। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि शोध कार्य के प्रमुख घटक क्या होते हैं स्टूडेंट, आपकी नैतिकता होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि द्वितीयक स्रोत। ठीक है, द्वितीयक देखिए स्टूडेंट ऐसे लिखाएगा, ये थोड़ा सा ठीक है, देखिए ऐसे होगा द्वितीयक स्रोत होता है। तो देखिए स्टूडेंट आपका क्या है, जैसे क्वेश्चन आपका आएगा कि जो तथ्य हैं, जो डाटा है, डाटा के कितने स्रोत होते हैं, तथ्य के कितने स्रोत होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं, दो स्रोत होते हैं। कौन कौन सा, एक आपका होता है प्राथमिक स्टूडेंट। ठीक है, एक क्या होता है आपका प्राइमरी डाटा होता है, और दूसरा क्या होता है आपका द्वितीयक यानी सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, सेकेंडरी डाटा होता है। देखिए प्राथमिक डाटा, प्राइमरी डाटा या प्राथमिक डाटा में ये होता है स्टूडेंट कि आप जो है जाकर वहाँ खुद प्रश्न करेंगे। ठीक है, यानी आपका पहले से जैसे मैटर जो है अवेलेबल नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आ गया। द्वितीय डाटा में क्या होगा स्टूडेंट, तो आपके बुक्स हो गए। ठीक है, आपका यूट्यूब पर या क्रोम पर कोई लिंक हो गया, ये सब क्या है समाचार जो है आर्टिकल्स हो गए, ये सब क्या, ये सब आपके सेकेंडरी डाटा में आएंगे। लेकिन प्राइमरी डाटा में जो होगा वो आपका क्या है, आप जाकर तुरंत उसको मतलब लेते हैं, माने फेस टू फेस कांटेक्ट के द्वारा जो लिया जाता है। जैसे समाचार पत्र हो गया, तो समाचार क्या होता है स्टूडेंट, समाचार आपका मतलब हमेशा क्या होता है, हम पब्लिक के बीच में जाकर समाचार लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है उसको आपके सामने जो है प्रेषित किया जाता है, लाइव दिखाया जाता है। ये क्या है, ये आपका सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा है। ठीक है, और वहीं पर क्या है, जैसे कि आपने गर्भावस्था के बारे में लिखा, तो गर्भावस्था के बारे में जो आपने लिया टॉपिक, जैसे कि गर्भावस्था में आयरन की कमी के प्रभाव या होने वाली बीमारियां, तो आप क्या है, गर्भावस्था क्या है, तो आपने क्या हुआ, आपने किसी बुक से लेकर लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कहीं मतलब किसी लिंक से लेकर लिखा, इंटरनेट से लेकर लिखा। तो ये सब क्या है, यानी कि वो पहले से क्या है, आपके जो मैटर है वो पहले से अवेलेबल है, तो वो क्या हुआ, आपका सेकेंडरी डाटा आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि संपादित सामग्री है। पहला क्या है, संपादित सामग्री। दूसरा ऑप्शन है पूर्व कल्पना। तीसरा है उपसंहार। चौथा ऑप्शन है असंपादित सामग्री। तो याद देखिएगा कि जो आपका
क्या हो जाएगा, संपादित सामग्री हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोधार्थी का गुण होना चाहिए, यानी जो शोध करने वाला जो मतलब व्यक्ति है या लड़की है या लड़का है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, योग्यहीन होना। तो योग्यहीन हो रहेगा तो वो कहाँ से शोध कर पाएगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। फिर क्या है आपका, शोधपूर्ण जिज्ञासा होना। तो हाँ, सही बात है कि जिज्ञासा होना चाहिए, यही ऑप्शन आपका राइट है। कामचोर रहेगा तो भी वो काम नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं होगा। दूसरे पर आश्रित होगा तो भी वो शोध कार्य नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, शोध के प्रति क्या शोधपूर्ण जिज्ञासा होगी, तभी क्या है कोई शोधार्थी जो है वो क्या है शोध कार्य कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनिवार्य मानदंड है। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनिवार्य मानदंड है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, मूल्य। दूसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। और चौथा ऑप्शन क्या है, विश्वसनीयता स्टूडेंट। तो देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा एक अनिवार्य मानदंड क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वस्तुनिष्ठता होता है, यानी ऑब्जेक्टिव जरूरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है आपका जरूरी होता है। पहला ऑप्शन सॉरी, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। विश्लेषण के लिए सामग्री क्या है। ठीक है, विश्लेषण, ठीक है, एनालिसिस के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट, आंकड़ा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है चर है। तीसरा ऑप्शन है निदर्शन है। चौथा ऑप्शन है समस्या है। तो देखिए स्टूडेंट, एनालिसिस हम किसके आधार पर करते हैं, विश्लेषण किसके, आंकड़े के आधार पर करते हैं। उसका चर से कोई मतलब नहीं है, न्यायादर्श से भी कोई मतलब नहीं, समस्या से भी कोई मतलब नहीं। जो हम विश्लेषण करते हैं किसके आधार पर करते हैं स्टूडेंट, आंकड़ों के आधार पर करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रश्नावली किसके द्वारा भरी जाती है। ठीक है, प्रश्नावली जो है किसके द्वारा भरी जाती है। पहला ऑप्शन क्या, प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, उत्तरदाता, निरीक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो प्रश्नावली होती है वो क्या है आपका उत्तरदाता के अनुसार भरी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता स्टूडेंट। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है वो पढ़ा लिख मतलब प्रश्नावली में क्या है, प्रश्नावली में जो है व्यक्ति क्या हो, पढ़ा लिखा हो। तो प्रत्येक व्यक्ति में तो बहुत से व्यक्ति क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बहुत से व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। और निरीक्षक तो आप खुद ही हो, तो आप अपने लिए थोड़ा ना प्रश्न बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दूसरे के लिए ना प्रश्न क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरदाता। दूसरे का मतलब क्या हुआ, उत्तरदाता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इसमें से किस गैर संभावित निर्देशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें से किसे होगा स्टूडेंट। ठीक है, किसे गैर संभावित निदर्शन भी कहा जाता है, निर्देशन ही निदर्शन भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, अपभ्रंश निदर्शन। दूसरा है पुंज निदर्शन। तीसरा है व्यक्ति व्यवस्थित निदर्शन। और चौथा क्या है, अस्थिर देव निर्देशन। तो याद रखिएगा कि गैर संभावित जो है निदर्शन जो है आपका क्या सॉरी अभ्यंश निर्देशन को कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध कार्य का खाका कहलाता है। ठीक है, शोध कार्य का खाका क्या कहलाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन क्या आपका, शोध समस्या। फिर क्या है, शोध विधि, शोध प्ररचना और शोध उपकरण। स्टूडेंट याद रखिएगा, खाका, खाका जो है आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट की शोध डिजाइन। ठीक है, शोध प्ररचना को हम इंग्लिश से क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शोध डिजाइन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। शोध समस्या जो है शोध का खाका, शोध कार्य का खाका नहीं हो सकता है। ठीक है, शोध प्रविधि भी नहीं होगा और शोध उपकरण भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, शोध प्ररचना होगा। ठीक है, शोध डिजाइन में ही हम क्या करते, विधि उपकरण ये सब का जो है निर्माण करते। अब देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन क्या, प्रश्नावली है। प्रश्नावली क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, प्रश्नों की उपयुक्त संख्या। दूसरा ऑप्शन है निष्पक्ष प्रश्न। तीसरा ऑप्शन है प्रश्नों का स्वरूप मिश्रित होना। और चौथा ऑप्शन क्या, उपयुक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्नावली है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका प्रश्नावली क्या होता है, तो उसमें क्या प्रश्नों की उपयुक्त संख्या होती है, ये भी बात सही है। निष्पक्ष प्रश्न होते हैं, यानी उसमें क्या प्रश्न को जैसे पक्षपात नहीं देकर कि नहीं जाति धर्म वर्ग के आधार पर जो है प्रश्न हम नहीं बनाते, बिल्कुल निष्पक्ष बनाते हैं। ठीक है, उसको मतलब किसी भी जाति का जो है उत्तरदाता, किसी भी धर्म का जो है उत्तरदाता क्या है, पढ़ा लिखा उत्तरदाता जो है उसको भर सकता है। फिर क्या है, प्रश्नों का स्वरूप मिश्रित होना। ठीक है, तो उसमें क्या है, हम क्वेश्चन सिर्फ एक ही टाइप के नहीं बनाते हैं, मिश्रित क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध कार्य में प्रश्न
प्रश्नावली क्या है, ठीक है। शोध कार्य में प्रश्नावली क्या करता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, आपकी प्रश्नों का समूह जो शोध कार्य में मदद करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उत्तर का समूह जो शोध कार्य में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है सर्वे का समूह। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो शोध कार्य में प्रश्नावली की क्या भूमिका होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वह क्या है, वह आपका जो है प्रश्नों का ऐसा समूह होता है जो क्या करता है, शोध कार्य में हमारी मदद करता है। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रश्नावली भरा जाता है। पहला ऑप्शन क्या, प्रतिवादी द्वारा या उत्तरदाता। दूसरा ऑप्शन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा। तीसरा ऑप्शन है प्रगणक द्वारा। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिए, अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया कि प्रतिवादी या उत्तरदाता के द्वारा भरा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, काई वर्ग प्रशिक्षण है, ठीक है। काई वर्ग जो है प्रशिक्षण है, कैसा प्रशिक्षण है, मध्य यानी मध्यमान का, बहुवैकल्पिक प्रश्नों का, फिर क्या है, एक सांख्यिकीय मूल्य और एक सांख्यिकी। तो जो काई वर्ग पर प्रशिक्षण होता है स्टूडेंट, वो क्या है, एक सांख्यिकी है। ये क्या है, एक स्टैटिस है स्टूडेंट, वो मध्यमान नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला नहीं है और सांख्यिकी के मूलभूत नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो स्टैटिक्स होता है, सॉरी, जो काई वर्ग प्रशिक्षण होता है वो क्या है, एक स्टैटिक्स होता है, एक सांख्यिकी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्तरित, देखिए एक प्रश्न थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ देखिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट आपका कि स्तरित अनियमित चयन, समूह प्रतिचयन तथा या एवं व्यवस्थित नमूनाकरण है। क्या हो, नमूनाकरण तरीके हैं, क्या है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, यादृच्छिक नमूने के, प्रत्यक्ष नमूने के, अप्रत्यक्ष नमूने के और गैर यांत्रिक नमूने। तो याद रखिएगा क्या दिया इसमें, स्तरित अनियमित चयन, समूह प्रतिचयन एवं व्यवस्थित नमूनाकरण जो है आपका क्या है, वो आपका रैंडम सैंपलिंग का उदाहरण होता है, यादृच्छिक नमूने के, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध एक वैज्ञानिक उपक्रम है, ठीक है। शोध एक वैज्ञानिक उपक्रम है, यह मत है या यह कथन किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, यंग का। दूसरा ऑप्शन है करलिंगर। तीसरा ऑप्शन है कोठारी। तो याद रखिएगा कि यंग का है, ठीक है। शोध एक वैज्ञानिक उपक्रम है, यह कथन जो है किसका स्टूडेंट, तो याद रखिएगा यंग का है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जनसंख्या जनगणना खाली स्थान है, शोध का एक उदाहरण है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या आपका, मात्रात्मक। दूसरा ऑप्शन है गुणात्मक। तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या जो गणना होता है स्टूडेंट, वो क्या है आपका क्वांटिटिव होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव नहीं होगा स्टूडेंट, मात्रात्मक होता है, ठीक है। यह पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, ठीक है। कौन सा जो है प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, तो देखिए जनरल्स जो होते हैं वो क्या है, वो आपका सेकेंडरी डाटा यानी द्वितीयक स्रोत है। पुस्तक भी क्या है आपका द्वितीयक जो है स्रोत के अंतर्गत आएगा, यानी सेकेंडरी डाटा। आपका जनगणना रिपोर्ट भी क्या है, ये भी आपका सेकेंडरी डाटा के। लेकिन जो है समाचार पत्र जो है, अभी आपको हमने बताया कि पहले क्या होता है, समाचार मतलब लिखा जाता है, समाचार सुनकर फिर क्या होता है, समाचार पत्र तुरंत बना लेते हैं ताकि उसको क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या प्राथमिक स्रोत का जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो है चौथा आंसर जो है सही हो जाएगा, यानी समाचार पत्र। स्टूडेंट देखिए, आप लोग के पास आज दिन भर का समय और आज रात भर का समय है, तो आप लोगों से प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हमने अभी 6 सेमेस्टर में अनुसंधान प्रविधियाँ पढ़ाया स्टूडेंट, ठीक है। 6 सेमेस्टर पेपर जो है 2, यानी याद रखिएगा कि 6 सेमेस्टर में भी क्या है 2 पेपर हुआ है इस बार। तो पहला था उनका जो है उपचारात्मक पोषण था, लेकिन दूसरा पेपर क्या हुआ, उनका भी रिसर्च से संबंधित है। तो उसमें टोटल जो है आपकी वीडियो की संख्या जो है 10 है स्टूडेंट। तो आपको 10 वीडियो नहीं देखना है स्टूडेंट, ठीक है। आप क्या है लास्ट के जो है 3 मॉडल हमने दिया है और एक जो है आंसर की जो है आप लोगों का जो जारी किया है, मतलब 6 सेमेस्टर के बच्चों का जो है हमने एक आंसर की भी जारी किया। नहीं टोटल क्या है, आप टोटल 4 वीडियो बस आप लोग जाकर थोड़ा सा प्ले लिस्ट के जरिए BA 6 सेमेस्टर अनुसंधान प्रविधियाँ लिखा हुआ पेपर का नाम है, ठीक है, अनुसंधान प्रविधियाँ। और उसका क्या है वो जाकर आप लोग
लोग वहाँ से देख लीजिए, बस 4 मॉडल पेपर देख लीजिएगा। मे बी उसमें से 1% संभावना बन रही है कि उसमें से भी क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और क्या है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी दे देंगे 6 सेमेस्टर का प्लेलिस्ट का। तो नहीं हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग वहाँ पर भी जाकर मतलब वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पहला ही लिंक वो रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ ये थोड़ा सा आप लोग जो है कर लेते तो आप लोगों का पेपर जो है और अच्छा हो जाता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रश्न जिनके समाधान की आवश्यकता है। ठीक है, प्रश्न जिनके समाधान की आवश्यकता है, तो वो प्रश्न कैसे हो सकते हैं? क्या है, पर्यवेक्षण, दूसरा है प्रयोग, आंकड़ा और समस्या। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपका जो है समस्या होगा। पर्यवेक्षण हो नहीं सकता। एक्सपेरिमेंट पर क्या है, एक्सपेरिमेंट जो है प्रश्न हो नहीं सकते जिसमें क्या समाधान का जो है जरूरत पड़े। आंकड़ा भी नहीं। यहाँ पे क्या होगा, समस्या एक ऐसा प्रश्न होता है जिसकी क्या होती है, आपकी समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शोध विवरण की प्रथम पृष्ठ होती है। शोध विवरण में यानी शोध विवरण का मतलब यहाँ पे क्या है, आप एक तरह से समझ लीजिए कि रिसर्च हम करने जा रहे हैं। विवरण का मतलब क्या है कि रिसर्च हम करने जा रहे हैं, तो उसका जो है प्रथम पृष्ठ क्या होता है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमा घुमा कर पूछा जाता है, वो सारे तरीके के जो है प्रश्न हमने ऐड कर दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका शीर्षक पृष्ठ हो जाएगा। आपको ऐसे भी आ सकता है कि शोध का पहला चरण क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला अगर पूछेगा तो शीर्षक पेस्ट होगा, और उसमें क्या होगा, अगर समस्या दे दिया तो हमारा समस्या हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से अप्रकाशित सामग्री कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पुस्तक भी प्रकाशित होता है, पत्रिका भी प्रकाशित होती है, लेकिन जो टर्म पेपर होता है वो क्या है, आपका अप्रकाशित सामग्री के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि संदर्भ ग्रंथ सूची में किन्नी नहीं होगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर किन्हे बना लीजिएगा, इसको थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है हमसे। ये देखिए क्या है, संदर्भ ग्रंथ सूची में किन्हें नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, आपका भाषण, व्यक्तिगत बातचीत, विषय विशेषज्ञ का कथन, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा स्टूडेंट की जो संदर्भ ग्रंथ सूची होता है उसमें क्या है, हम जो है भाषण को नहीं शामिल करते। आप सभी लोग जानते हैं, हमने आप लोगों को जो संदर्भ ग्रंथ सूची पढ़ाते स्टूडेंट, तो उसमें क्या क्या शामिल करते हैं वो आपको एक हम छोटा सा क्लिप जो है हमने मोटापा पर अध्ययन की संदर्भ ग्रंथ सूची होता क्या है, किसे कहते हैं, उसको हमने आप लोगों को बाकायदे दिखाया है कि उसमें हम क्या क्या चीज़ों को ऐड करते हैं। तो देखिए उसमें क्या, उसमें था ना, पुस्तक का नाम था, ठीक है, आपका वेबसाइट था, तो उसमें क्या भाषण हम नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत बातचीत जैसे अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं ना सारी चीज़ों को, तो आप क्या है, आप उसमें वहाँ पर नहीं लिख सकते हैं कि नहीं मतलब एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा जिसे ये कथन कहा गया है, तो ये नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन क्या है कि लिंक जो है आप लोग वहाँ पर जो है संदर्भ ग्रंथ सूची में जो है आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, आपका विषय विशेषज्ञों की बात, यानी जो आपका जो सब्जेक्ट टीचर है उससे जो भी आप लोग बातचीत करते हैं अपने लघु शोध के बारे में, तो उसको भी आप वहाँ पर जो है डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों जो है आपके मतलब प्रामाणिकता पर जो है आधारित नहीं है। जो वैज्ञानिक जो है प्रामाणिकता जो होती है, शुद्धता होती है, वो क्या है, ये तीनों बातें जो वहाँ पर आधारित नहीं है, इसलिए आप उनको वहाँ पर संदर्भ ग्रंथ सूची में शामिल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न पाठ में पाद टिप्पणी में शामिल करते हैं। पाद टिप्पणी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को हमने बताया था फुट नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुट नोट्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्या है, यहाँ पर पहला क्या है, भाषण, ठीक है, व्यक्तिगत बातचीत, विषय विशेषज्ञ का कथन, और चौथा उपरोक्त सभी। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो है फूड टिप्पणी में जो है आपका फूड नोट्स में क्या है, इन सभी चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो है आपका क्या है, संदर्भ ग्रंथ सूची में है, हम इन्हें नहीं शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आउटलाइन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सीमा रेखा, दूसरा ऑप्शन है रूपरेखा बनाना, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो आउटलाइनिंग जो होती है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, उपरोक्त दोनों होता है, सीमा रेखा भी होता है और रूपरेखा बनाना भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखिए, रूपरेखा किन कारणों से बनाया जाता है। पहला
पहला ऑप्शन क्या है, लेखन की योजना हेतु निर्देशक के रूप में, दूसरा ऑप्शन है आपका लिखित प्रतिवेदन के ढांचे के रूप में, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। स्टूडेंट याद रखिएगा कि रूपरेखा जो है आपके लेखन की योजना हेतु निर्देशक के रूप में भी बनता है और लिखित प्रतिवेदन के ढांचे के रूप में भी बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, शोध रूपरेखा प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि शोध रूपरेखा प्रक्रिया के जो है आपके कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं स्टूडेंट। वो कौन कौन से चरण हैं, देखिए एक जगह ये हम भी आपको दे दिए कि शोध रूपरेखा के प्रक्रिया के चरण क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, शोध विषय का संपूर्ण अध्ययन, यानी जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसका क्या हो, पूरा आप अध्ययन करना है आपको। फिर क्या, प्राथमिक और काम चलाऊ रूपरेखा बनाना है। ठीक है, फिर क्या है आपका तार्किक दृष्टि से क्रम निर्धारित करनी है, यानी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को काम करना है। फिर क्या, सचेत विचार और सावधानी की आवश्यकता होती है, यानी हम शोध कार्य क्या है बहुत ही मतलब सचेत विचार यानी पूरे होशो हौसे में और सावधानी के साथ करते हैं। फिर क्या, वक्तव्यों को लिखना, जहाँ जहाँ से जो हमको कंटेंट मिल रहा है उसको लिखते हैं। फिर क्या, विशेषज्ञ से सलाह लेना, तो ये भी सभी ये जो आपके जो 6 जो है आपके क्या है, ये जो है शोध रूपरेखा प्रक्रिया के क्या चरण है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7वां ऑप्शन उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अवधारणात्मक रूपरेखा बनाने के सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, क्रोनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है कारण तथा प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है निर्गमन तर्क, चौथा ऑप्शन है अनुमानात्मक विचार और पांचवा क्या, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हु शैल सर्वाइव। ठीक है, हु शैल सर्वाइव पुस्तक किसने लिखा है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि मोरिनो के द्वारा जो है हु शैल सर्वाइव पुस्तक जो है लिखा गया है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, व्यक्तित्व अध्ययन का विषय हो सकता है। व्यक्तित्व अध्ययन यानी जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट, केस स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केस स्टडी बोलते हैं। व्यक्तित्व अध्ययन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, केस स्टडी बोलते हैं। तो ये हो सकता है तो एक व्यक्ति, ठीक है, एक संस्था, एक समुदाय, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो जो आपको व्यक्तित्व अध्ययन होगा वो केस स्टडी जो हम किस पर कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति पर भी कर सकते हैं स्टूडेंट, एक संस्था पर भी कर सकते हैं, एक समुदाय पर भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, द्वितीयक सामग्री से तथ्य संकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन है। द्वितीयक सामग्री यानी सेकेंडरी डाटा की बात हो रही है स्टूडेंट। द्वितीयक सामग्री देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक है स्टूडेंट, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए द्वितीयक सामग्री का जो है आपका मतलब द्वितीय सामग्री से तथ्य संकलन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका व्यक्तित्व अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नावली और चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि व्यक्तित्व अध्ययन से क्या है ये सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है सेकेंडरी डाटा इसमें मिल सकता है। ठीक है, केस स्टडी करके, जैसे क्या है एक व्यक्ति को हम ले रहे हैं तो एक व्यक्ति के पूरे क्या है जीवन शैली को हमने ले लिया, पहले से वो क्या कर रहा है, एक संस्था के लेती है, ये संस्था कब से ऑर्गेनाइज हुई, इस संस्था के क्या क्या कार्य हैं, ये संस्था जो है कितना सफल हुआ, तो ये सब क्या है सब आपका मतलब पहले से क्या मैटर जो है अवेलेबल है ना, तो इसलिए क्या है ये आपका जो है व्यक्तित्व अध्ययन जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व अध्ययन का सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रयोग करने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी किसने जो है केस स्टडी का जैसे सबसे पहले जो है क्रमबद्ध किया, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है केस स्टडी को बताया स्टूडेंट। तो देखिए व्यक्तित्व अध्ययन को जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि जो आपका केस स्टडी होता है स्टूडेंट, तो वो क्या है पर्सनल एक व्यक्ति के लिए भी होता है, एक समूह के लिए भी होता है, एक संस्था के लिए भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है स्टूडेंट, प्रश्न आपके यहाँ पे ये है कि जो है केस स्टडी का जो मतलब स्टेप बाय स्टेप मतलब किसने जो है क्रम के अनुसार जो दिया है, तो इसमें क्या है आपके लिपले हैं, ठीक है, यंग है, गुड्डे एंड हार्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व अध्ययन की विशेषता नहीं है, यानी केस स्टडी की जो है कौन सी विशेषता नहीं है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो हम क्या पहला क्या है आपका गणनात्मक अध्ययन, ठीक है, दूसरा आपका है अध्ययन की विशेष इकाई, तीसरा ऑप्शन है इकाई की गहन अध्ययन और चौथा क्या अनेक स्रोतों का प्रयोग। तो देखिए स्टूडेंट जो हम केस स्टडी की जो है विशेषता कौन कौन नहीं है, तो याद रखिएगा कि जो गणनात्मक अध्ययन है वो आपका नहीं है। ठीक है, गणनात्मक अध्ययन जो है केस स्टडी की क्या है विशेषता नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है
कि तथ्यों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जाता है। तथ्य यानी डाटा, आंकड़ा जो होता है वो कितने भागों में बांटा जाता है। तो बार बार हम आपको बोले स्टूडेंट कि तथ्यों को क्या है, हम दो भागों में बांट रहे हैं। क्या हो रहा है आपका, पहला क्या है आपका प्राइमरी, ठीक है, पहला क्या हो रहा है आपका प्राइमरी डाटा हो जा रहा है, प्राइमरी यानी प्राथमिक डाटा, और दूसरा क्या हो रहा है आपका सेकेंडरी डाटा हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है आपका सेकेंडरी यानी द्वितीयक डाटा हो जा रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है आपका दो भाग जो है, यही यही आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष से प्राप्त तथ्य किस श्रेणी में आएंगे। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी हमारे अवशेष मिल रहे हैं उसकी श्रेणी क्या होगी, यानी वो जो है आपका प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आएगा कि द्वितीयक डाटा के अंतर्गत आएगा कि दोनों के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। तो अभी हमने आपको बताया कि क्या होगा स्टूडेंट, ये सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष यानी क्या हुआ, मिला और उसको क्या किया गया, उसको कहीं ना कहीं लिपिबद्ध कर दिया गया है। ठीक है, यानी अभी अगर आप क्या है गूगल पर आप मैंने सर्च किए करेंगे, यूट्यूब पर आप सर्च किए या क्रोम पर सर्च किए कि जैसे सिंधु सभ्यता में क्या स्नाना घर पाया गया था, क्या सिंधु सभ्यता जो है मतलब उस समय क्या है नालियों का जो है प्रबंध किया गया था, क्या सिंधु सभ्यता जो थी आपकी क्या है शहरीकरण से बिलोंग करती थी, तो नगरीकरण था उसमें। तो अब क्या है आप जैसे ही आप सर्च मारें तो वो आपको मिल गया, तो वो कहाँ से प्राइमरी डाटा होगा, आपको क्या पहले से वो चीज़ें अवेलेबल हैं, लिखित रूप में अवेलेबल है, तो ये क्या हुआ आपका सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक दूरी को मापने संबंधी पैमाने का निर्माण किसने किया। सामाजिक दूरी को मापने संबंधी पैमाने का निर्माण जो है किसने किया। पहला ऑप्शन क्या है बोगार्डस, दूसरा ऑप्शन है यंग, तीसरा ऑप्शन है अरस्तू। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो है बोगार्डस जिन्हें क्या है सामाजिक दूरी को मापने संबंधी पैमाने का जो है निर्माण किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विचार, ठीक है, विचार प्रेम घृणा, ठीक है, विचार प्रेम घृणा आदि सामाजिक घटनाएं किस श्रेणी में रखी जाती हैं। पहला ऑप्शन क्या है गणनात्मक श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है परिणात्मक श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है गुणात्मक श्रेणी और चौथा क्या अनुमापन श्रेणी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये सब क्या, ये सब आपके क्या क्वालिटेटिव है। ठीक है, इनकी क्या गुण पाए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है गुणात्मक श्रेणी में आएगा, गणनात्मक में भी नहीं हो सकता है, परिणात्मक में भी नहीं होगा और क्या अनुमापन में भी नहीं होगा। इसमें किस में आएगा आपका सारा का सारा जो है गुणात्मक श्रेणी में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 63 देखिए हैं क्या है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट तैयार करने की समस्या नहीं है। ठीक है, यानी किस पर जो है हम रिपोर्ट जो है तैयार नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है विषय की समस्या, दूसरा ऑप्शन है भाषा की समस्या, तीसरा ऑप्शन है पारिभाषिक शब्दों की समस्या, चौथा क्या अवधारणा की समस्या। तो देखिए रिपोर्ट जो है हम किस पर नहीं तैयार कर सकते स्टूडेंट, तो विषय की समस्या पर जो है रिपोर्ट हम तैयार नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा रिपोर्ट तैयार करने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी किस पर जो है हम रिपोर्ट नहीं तैयार कर सकते। पहला ऑप्शन क्या है ज्ञान का प्रलेख प्रस्तुत करना, दूसरा ऑप्शन है सूचनाओं की संख्या बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है अनुसंधान के परिणामों को दूसरे के सूचनार्थ प्रस्तुत करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है सांख्यिकी अनुमान और संभावित का विज्ञान है। सांख्यिकी अनुमान और संभावित का विज्ञान है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन क्या है कॉर्नर का, दूसरा ऑप्शन है बॉडिंगटन का, तीसरा ऑप्शन है अरस्तू का, चौथा ऑप्शन है बाउले का। तो याद रखिएगा ये कथन जो है आपका किसका है बॉडिंगटन का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है निम्न में से कौन सारणीयन का गुण है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है सारणीयन का गुण है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका तथ्यों को सुव्यवस्थित करना, दूसरा ऑप्शन है आपका विस्तृत सामग्री को संक्षिप्त रूप देना, तीसरा ऑप्शन है तुलना को संभव करना और चौथा ऑप्शन क्या है आपका पुरुष सभी स्टूडेंट। तो सारणीयन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट टेबुलेशन, टेबल हम बनाते हैं ना, आपने लघु शोध बनाया होगा तो उसमें क्या है सारणी बनाकर आप दिखाए होंगे स्टूडेंट कि जैसे कितने परसेंट उत्तरदाता ने हाँ में जवाब दिया, कितने परसेंट ना में जवाब दिया। तो ये क्या है टेबुलेशन आप कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है तथ्यों को हम सुव्यवस्थित करने के लिए जो सारणी करते हैं, फिर क्या विस्तृत सामग्री को हम क्या करते हैं संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप में, विस्तृत का मतलब क्या होता है बड़ा,
तो उस सामग्री को क्या करते हैं, छोटे रूप में बनाते हैं। फिर क्या तुलना करते हैं, जैसे शहरीकरण और नगरीकरण, यानी शहर से हमने तथ्य लिया, नगर से तथ्य सॉरी शहर से लिया और गांव से लिया, तो इसमें क्या तुलना कैसे करना है, इसके लिए इससे आप क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, निम्नलिखित में से सारणियन का दोष है। पहला ऑप्शन क्या है, सीमित प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है सामान्य व्यक्तियों की समझ से बाहर। तीसरा ऑप्शन क्या है, केवल गणनात्मक सामग्री का प्रदर्शन। और चौथा ऑप्शन क्या, उपयुक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये दोष हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग कितने रूपों में किया जाता है। सांख्यिकी शब्द जो है वो कितने रूपों में प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, बहुवचन। दूसरा ऑप्शन है एक वचन। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो याद रखिएगा कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है गाटफ्राइड ओकेनवाल ने किया है। ठीक है, ये आपका क्या है 69 क्वेश्चन का जो आंसर हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, गॉटफ्राइड आकेनवाल ने किया। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सांख्यिकी की उपयोगिता होती है। ठीक है, सांख्यिकी की उपयोगिता क्या होती है, आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, देखिए सांख्यिकी की उपयोगिता क्या होती है स्टूडेंट। तो आपका सरलता भी होता है, संख्यात्मक जो है स्वरूप भी होता है, तुलना के लिए भी करते हैं। फिर क्या है, सहसंबंध के लिए भी करते हैं, व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि के लिए भी किया जाता है, नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन के लिए भी किया जाता है, भविष्य का पूर्वानुमान के लिए भी किया जाता है, सिद्धांतों एवं उपकल्पनाओं की जांच करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लास सारी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आप लोगों का जो है अच्छे से ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अभी आप लोगों के लिए हम और क्वेश्चन अभी दे रहे स्टूडेंट, क्योंकि पीडीएफ जो है स्टूडेंट आप लोगों का हमने 3 फॉर्म में 3 पार्ट में बनाया है। इतना समय नहीं रहता है कि एक ही साथ जो है आपके 100 क्वेश्चन हम बना दें। तो जो लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए स्टूडेंट, देखिए लास्ट में हम ये इसमें बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल जो आज पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, उसको हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट इसमें हमने नंबरिंग नहीं किया है, लेकिन तो भी आपका ये 20 क्वेश्चन से कम नहीं होगा, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन के लगभग है आपका, यानी 70 क्वेश्चन ये, 20 क्वेश्चन ये, और अभी क्या 52 क्वेश्चन और आप लोगों को इसी मॉडल पेपर में दूंगी, इसलिए लास्ट तक आप बने रहिए। हो सकता है कि आज की क्लास आप लोगों को जो है 1.5 से 2 घंटे की आज की ये क्लास आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका जो है प्रतिचयन की प्रमुख समस्याएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका आकार की समस्या, दूसरा ऑप्शन है पक्षपात प्रतिदर्श की समस्या, तीसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता परीक्षण की समस्या, चौथा ऑप्शन है पुरुष सभी स्टूडेंट। तो जो हम प्रतिचयन लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, प्रतिचयन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि प्रतिचयन जो है आपका जो है क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा प्रतिचयन को हम इंग्लिश में सैम्पलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सैम्पलिंग, यानी नमूना लेना, एक तरह से सैंपल लेना। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, अगर हमें जो है कोई मसाला लेना है तो हम क्या करते हैं, हम पूरा पैकेट तो पहले 1 किलो नहीं ना उठाते हैं, उसका अगर पाउच में अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, पहले छोटा पैकेट लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, अगर हमको अच्छा लगता है तब उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग इंग्लिश को हमको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। तो इसलिए यहाँ पे क्या है समस्याएं क्या होती है, तो आकार की समस्या हो जाती है। ठीक है, पक्षपात प्रतिदर्श की समस्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन के दोष हैं। ठीक है, गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन के क्या दोष होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, प्लीज़ मेरी बातों को भी आप लोग विशेष ध्यान देकर सुनिएगा कि गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन जो है किस टाइप का प्रतिचयन, किस टाइप का जो है आपका मतलब सैम्पलिंग है। तो याद रखिएगा कि ये क्या है स्टूडेंट, आपका समभाव्य का जो है प्रकार है। क्या है स्टूडेंट, समभाव्य, आधा में रहेगा भाव्य। ठीक है, संभाव्य, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश में देखिए इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी
ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन जो है वो किसका उदाहरण है, सॉरी किसके प्रकार है, तो संभाव्य प्रतिचयन या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो है वो क्या है, प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनेगा कि क्वेश्चन आ जाएगा कि गुच्छा प्रतिचयन का दूसरा नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, गुच्छा प्रतिचयन को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर प्रतिचयन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोष, तो क्या है, पक्षपात का प्रभाव, दूसरा है निम्न विश्वसनीयता एवं बाध्यता, चौथा ऑप्शन है प्रतिचयन अशुद्धियों की अधिक संभावना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गुच्छा या क्लस्टर प्रतिदर्श के गुण है, क्या है, समय और श्रम की बचत, ठीक है, ये भी बात सही है, कम खर्च और अधिक परिशुद्धता, ये भी बात सही है, फिर क्या, अधिक बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त, ये भी बात सही, इसलिए आप क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए वही आ गया क्वेश्चन जो अभी हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे कि गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन जो है किसका प्रकार होता है, तो संभाव्यता प्रतिचयन का या संभाव्य प्रतिचयन, दोनों आ सकता है, संभाव्यता भी करके आएगा और संभाव्य भी करके आएगा स्टूडेंट, ठीक है। याद रखिएगा कि संभाव्य भी कह के आ सकता है, तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने तो जो है संभाव्य बताया था और यहाँ पे क्या है, आपका क्या आ गया, संभाव्यता आ गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्तरित और वर्गबद्ध जो है प्रतिचयन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्गबद्ध जो है इस तरह से होगा स्टूडेंट, टाइपिंग में जो है टाइपिंग करते समय क्या होता है, ये थोड़ा सा द को ऐसे ले लेता है, ठीक है, वर्गबद्ध। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्तरित को दूसरा नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि वर्गबद्ध प्रतिचयन कहते हैं। फिर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो स्तरित चयन है वो किसका प्रकार है, स्तरित चयन जो है वो किसका प्रकार है, तो याद रखिएगा कि ये भी क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्य प्रतिचयन का क्या है, प्रकार है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, दोष पूछा है स्टूडेंट, क्या है, समय श्रम तथा मुद्रा का व्यय, फिर क्या है आपका जनसंख्या की गतिशीलता स्वरूप, फिर क्या है आपका जनसंख्या की इकाइयों को निर्धारित करने में कठिनाई और उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये बात एकदम 100% सही है कि जो आपका जो है स्तरित या वर्गबद्ध प्रतिचयन के दोष क्या होता है, उसमें जो है समय और मुद्रा जो है अधिक समय, मेहनत और पैसा क्या होता है, अधिक खर्च होता है, और जनसंख्या जो होती है उसमें क्या है, गतिशीलता के रूप को दिखाई जाती है, जनसंख्या की इकाई को निर्धारित करने में क्या होता है, इसमें कठिनाई होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर नहीं है यहाँ पे, क्या स्तरित तथा वर्गबद्ध प्रतिचयन के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है, स्तरित तथा वर्गबद्ध प्रतिचयन के गुण क्या क्या पाए जाते हैं, ये आपको पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व, दूसरा ऑप्शन है बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त, तीसरा ऑप्शन है विषम जाति जनसंख्या के लिए उपयुक्त, और चौथा ऑप्शन होगा स्टूडेंट उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे भी क्या होगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रतिदर्श या प्रतिचयन के लाभ हैं, ठीक है, प्रतिदर्श या प्रतिचयन के लाभ हैं। पहला ऑप्शन क्या है, समय और श्रम की बचत, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा धन की बचत, तीसरा ऑप्शन है गहन अध्ययन, चौथा ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि जो हम प्रतिदर्श या प्रतिचयन या सैम्पलिंग लेते हैं उसके क्या लाभ होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा धन और समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, गहन अध्ययन के लिए जो है ये फायदेमंद होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिदर्श या प्रतिचयन की सीमाएं होती, सीमाएं का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दोष, यानी कौन कौन से जो है दोष पाए जाते हैं, तो या अलाभ करके आ जाएगा, ठीक है, मतलब तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, सुविधा, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिकता, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है आपका निम्न विश्वसनीयता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो है आपका क्या प्रतिदर्श या प्रतिचयन की सीमाएं क्या है, तो याद रखिएगा कि ये निम्न विश्वसनीयता पर आधारित होता है, ठीक है, ये आपकी क्या है, दोष है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचयन का गुण नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, कौन प्रतिचयन का जो है गुण नहीं है, नई शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट की समय की बचत, तो समय की बचत तो होती ही है, फिर क्या है आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, धन की बचत, ठीक है, ये भी होती है, तीसरा क्या, अध्ययन में सुविधा, ये भी होती है, लेकिन कौन नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या दिया है आपका कि श्रम की अधिकता। तो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया स्टूडेंट
कि जो है सैम्पलिंग हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, समय, धन और श्रम, श्रम का मतलब मेहनत, तीनों की बचत होती है। यहाँ पे क्या दिया, अधिकता शब्द दिया है, तो यही क्या है, आपका प्रतिचयन का गुण नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी प्रतिचयन को हानि की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। किसी प्रतिचयन को क्या है, हानि की श्रेणी में नहीं रख सकते। पहला ऑप्शन क्या है, पक्षपात पूर्ण चयन की संभावना। दूसरा ऑप्शन है प्राचल संबंधित यथार्थ ज्ञान का अभाव। तीसरा ऑप्शन है प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चयन में कठिनाई। चौथा ऑप्शन है ये क्या है, आपका कम धन की आवश्यकता। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि इसको हम नहीं रख सकते हैं, तो कम धन की आवश्यकता को हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संभाव्य प्रतिचयन का प्रकार नहीं है। स्टूडेंट ठीक है, कौन सा जो है आपका क्या है, संभाव्य प्रतिचयन का प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका दैव प्रतिचयन। दैव प्रतिचयन को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिकरण बोलते हैं स्टूडेंट। फिर क्या है आपका वर्गबद्ध प्रतिचयन, वर्गबद्ध प्रतिचयन। ठीक है, फिर क्या है आपका क्लस्टर वर्गबद्ध प्रतिचयन। फिर है आपका क्लस्टर प्रतिचयन। फिर है आपका उद्देश्य पूर्ण प्रतिचयन। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मतलब कौन सा जो है आपका संभाव्य प्रतिचयन का प्रकार नहीं है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो उद्देश्य पूर्ण जो प्रतिचयन है वो हमारा क्या है, संभाव्य प्रतिचयन का प्रकार नहीं है। ये क्या है, ये आपका जो है असंभाव्य यानी नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो है आपका ये तीनों क्या है, आपके संभाव्य में आएंगे। दैव प्रतिचयन, ठीक है, वर्गबद्ध, वर्गबद्ध को हम अभी आपको क्या बताया स्टूडेंट कि स्तरित बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, स्तरित बोलते हैं। क्लस्टर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गुच्छा बोलते हैं। ये सब आपको अभी प्रश्न गया है स्टूडेंट। ठीक है, और दैव को क्या बोलते हैं, यादृच्छिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दैव प्रतिदर्श को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिकरण बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों आप नाम भी इसका अथवा अथवा करके याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रयोग के लिए जो प्रतिदर्श आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम प्रासंगिक प्रतिदर्श बोलते हैं। ये आपको हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिए। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, कोटा प्रतिदर्श एक प्रकार का क्या है, कैसा जो है कोटा प्रतिदर्श जो है वो किस प्रकार का प्रतिदर्श है। पहला ऑप्शन क्या है, यादृच्छिक प्रतिदर्श। नहीं, यादृच्छिक प्रतिदर्श को हम क्या बताए हैं अभी, दैव प्रतिदर्श बोलते हैं। फिर क्या है, अस्थिरित प्रतिदर्श। ठीक है, तो फिर क्या है आपका जो है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन में, और क्या है आपका असंभावित प्रतिचयन है, सॉरी असंभावित प्रतिदर्श है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कोटा प्रतिदर्श का एक प्रकार का क्या है, असंभावित प्रतिदर्श है, यानी नॉन क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी जो है सैम्पलिंग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्तरित निदर्शन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दैव प्रतिदर्श पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, किस प्रकार के प्रतिचयन का दूसरा नाम संभावित प्रतिदर्श है। तो याद रखिएगा कि संभावित प्रतिदर्श जो है किसको हम कहते हैं, दैव प्रतिदर्श को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विविध गुण वाले समूह को किस प्रतिदर्श द्वारा अध्ययन किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि जिसमें क्या है, मतलब एक से अधिक गुण पाए जाए। ठीक है, तो वो क्या है आपका स्तरीय प्रतिदर्श के अंतर्गत आएगा, स्तरित प्रतिदर्श, या इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि वर्गबद्ध बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वर्गबद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है, स्तरित निर्दर्शन निर्भर करता है, तभी आप लोगों को बताएं कि दैव प्रतिदर्श पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अभी अब आप लोगों को जो है BA 6 सेमेस्टर का जो है इस बार का जो पेपर हुआ है स्टूडेंट उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। अभी आप लोग वीडियो पर जो है बने रहिए स्टूडेंट। आज की क्लास जो है मैंने कहा ना कि आपका 1.5 से 2 घंटे की होने वाली है, लेकिन याद रखिएगा कि सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है स्टूडेंट। ओके, देखिए स्टूडेंट, बहुत से बच्चों को क्या है यूट्यूब पर प्लेलिस्ट से कैसे वीडियो देखना है ये नहीं पता है, तो इसकी जानकारी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा वीडियो चल रहा है आप लोगों का 3rd पेपर का। ठीक है, तो अब आप लोग प्लेलिस्ट पर कैसे जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उसको आप कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मोर का ऑप्शन दिया, तो आप मोर पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला खुल गया लिंक। अब यहाँ पर भी देखिए फिर मोर पर आया, तो इस मोर पर क्लिक करेंगे तो ये सारे क्या है, ये आपके देखिए यूट्यूब के सारे लिंक है। तो यहाँ पर भी इसमें भी जाकर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और आपको देखिए प्लेलिस्ट से कैसे देखना, किस वीडियो को हम बात करें स्टूडेंट तो उसको भी आप लोगों को दिखा रहे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम लिखा है स्टूडेंट। आप लोगों को क्या करना है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम पर क्लिक करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा चैनल पेज खुल गया स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, तो अरे
फिर क्या है इसमें देखिए दिया है आपको प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पर जाके क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या प्लेलिस्ट में देखिए हमने जो है 6 सेमेस्टर को करिकुलर को बताया है, फिर सीटेट की तैयारी के भी कुछ पेपर जो है आप लोगों को दिए हैं। और ये देखिए आपका एमए 4th सेमेस्टर है, तो देखिए पहले ही मानवाधिकार आप लोगों का दिख रहा है, 25 वीडियो है, 25 वीडियो में आप लोगों का चारों पेपर का वीडियो, ठीक है। अब देखिए 6 सेमेस्टर जो है आप लोगों का उपचारात्मक पोषण वाला है, तो इसको नहीं देखना है। अभी आपको जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये आप लोगों का देखिए 10 वीडियो है। देखिए पहला ही पेज पर ये क्या आंसर की लिखा हुआ है, तब क्या करें आंसर की पर क्लिक कर दिए, तो ये क्या हुआ, ये मेरा पूरा जैसे प्ले लिस्ट जो है 6 सेमेस्टर वाला खुल गया। अगर आपके पास समय है तो आप लोग पूरे पार्ट को देख लीजिए, नहीं तो आप लोग के पास समय अभाव है स्टूडेंट, तो आप लोग क्या अनुसंधान पद्धति का देखिए मॉडल पेपर जो हमने दिया है, ये 4 मॉडल पेपर दिया है, 1 2 3 4। तो ये आप लोग जो है मॉडल पेपर सिर्फ आप लोग देख लेंगे तो भी आप लोग क्या है अच्छा कर जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बहुत से बच्चों को जो है प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है इसकी नहीं जानकारी थी, इसलिए हम इसी वीडियो में इसको हम जो है जोड़ दिए हैं। आइए स्टूडेंट देखिए आपका जो है इस बार जो है ये प्रश्न जो है पूछे गए थे, तो मुझे लगा कि आपका रिसर्च मैथोलॉजी से है तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपके जो है वन लाइनर फॉर्म में भी आने की संभावना बनती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है कि अनुसंधान प्रक्रिया के चरण है। पहला ऑप्शन क्या है समस्या का चयन, दूसरा ऑप्शन है इकाइयों का निर्धारण, तीसरा ऑप्शन है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये सभी है। देखिए अब यहाँ पे हमने CH डाला है क्योंकि बच्चों को क्या है भरोसा नहीं होता स्टूडेंट, तो मैंने कहा कि नहीं मैम आपके मॉडल पेपर से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए देखिए यहाँ पर CH उन लोग को विश्वास लेके देखो बेटा मेरे ही मॉडल पेपर से ये सारे क्वेश्चन आए हैं। और वो लोग याद रखिएगा जो BS6 सेमेस्टर के बच्चे थे स्टूडेंट, उन्होंने जो बच्चों ने पढ़ाई की, ठीक है, तो वो क्या है वो इसमें स्टूडेंट याद रखिएगा कि 78 भी बहुत से बच्चे 78 क्वेश्चन किए, बहुत से बच्चे जो है 74 क्वेश्चन जो है राइट किए हैं 75 क्वेश्चन से, क्योंकि मेरे ये सारे जो क्वेश्चन है आपकी जो मैंने मॉडल पेपर दिया था BS6 सेमेस्टर में ना वो सब था। जैसे आपको लोग हम बता रहे हैं स्टूडेंट कि आप लोग प्ले लिस्ट जाकर BS6 सेमेस्टर अनुसंधान पद्धति करके लिखा हुआ है स्टूडेंट, उसमें टोटल जो वीडियो आप लोगों का 10 है, लेकिन आप 10 मत देखिए, लेकिन लास्ट के जो 2-3 मॉडल पेपर जो हमने दिया है ना, अगर 10 देखने का आपके पास समय तो 10 देख लेंगे तो वो अति उत्तम है। अगर नहीं देख पाते हैं तो कम से कम उसमें से 2-3 मॉडल पेपर जो हमने दिया है उसमें सारे मतलब जैसे चैप्टर पढ़ा कर तब दिए हैं, और मॉडल पेपर जो दिए हैं वो क्वेश्चन से दिए हैं। तो आप लोग के पास समय है तो स्टूडेंट एक बार जरूर आप लोग प्लीज़ उस जो है वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अनुसंधान रिपोर्ट लेखन है। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन क्या होता है, तो देखिए परियोजना का परिचय भी होता है, अध्ययन का महत्व भी होता है, अध्ययन की सीमा भी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि द्वितीयक प्रलेखीय के स्रोत हैं। द्वितीयक डाटा के स्रोत क्या है, पहला ऑप्शन क्या है डायरिया, जीवन इतिहास, पत्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सभी स्टूडेंट, ठीक है। अभी हमको बताया है जो है द्वितीयक स्रोत जो है आपका क्या क्या होता है, तो डायरी भी होगा, जीवन इतिहास भी होगा, किसी की जीवनी भी होगी, और क्या पत्र भी हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है डाटा संकलन के उपकरण है, यानी डाटा जो हम संकलन करते हैं एकत्रित करते हैं उसके क्या क्या उपकरण है, क्या क्या मेथड है, किस मेथड से हम करते हैं। तो देखिए आपका साक्षात्कार है, अनुसूची है, निरीक्षण है, और चौथा क्या है स्टूडेंट आप लोगों का देखिए यहाँ पर भी हम आपको लोगों को बता दे रहे हैं प्रश्नावली है, ठीक है। यानी 4 मेथड से प्रश्नावली और क्या है आपका केस स्टडी है स्टूडेंट, ठीक है। ये 5 मेथड से क्या करते हैं हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, व्यक्तित्व अध्ययन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो डाटा संकलन के उपकरण कौन कौन से होंगे आपका साक्षात्कार हो गया, अनुसूची हो गया, निरीक्षण हो गया, प्रश्नावली हो गया, और क्या केस स्टडी हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सूचना या तथ्यों के प्रकार है। तभी आपको हमने बताया कि प्राथमिक तथ्य होते हैं, द्वितीयक तथ्य होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सामाजिक प्रलेख है। क्या होता है सामाजिक प्रलेख, पहला ऑप्शन क्या है रिकॉर्ड, दूसरा ऑप्शन है पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशित आंकड़े, चौथा ऑप्शन क्या है ये सभी स्टूडेंट। तो देखिए सार्वजनिक का मतलब क्या होता है सभी के लिए, सभी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये तीनों जो है आपके क्या सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत आते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसूची के दोष हैं। अनुसूची के दोष क्या है व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव, फिर क्या तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण, फिर है आपका व्यक्तिगत संपर्क में सहायक, और आपका क्या है व्यापक अध्ययन। तो जो अनुसूची के जो दोष
कोर्स होते हैं तो वो क्या है, आपका व्यापक अध्ययन उसमें हम नहीं कर सकते स्टूडेंट। लेकिन बाकी क्या है, बाकी ये सब जो है आपका व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव भी देखने को मिलता है, तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण भी मिलता है, व्यक्तिगत संपर्क भी मिलता है। हमने आपको बताया ना कि जो अनुसूची है उसमें क्या करते हैं, उसमें आपका उत्तरदाता जो है अनपढ़ भी हो सकता है और क्या है, पढ़ा लिखा भी। अनपढ़ हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, व्यक्ति से जाकर संपर्क करके ही ना अपने जो है प्रश्नों को आप भरेंगे, उनसे पूछ पूछ के। तो यहाँ पर क्या व्यक्तिगत, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका व्यापक अध्ययन जो है अनुसूची के दोष के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनुसूची को कहा जाता है। अनुसूची क्या है, एक यंत्र है, बिल्कुल गलत। अनुसूची क्या है, एक प्रश्नों की सूची है, ये भी गलत। अनुसूची क्या है, आपका एक विधि है। और चौथा ऑप्शन क्या, एक अध्ययन का प्रकार है स्टूडेंट। तो देखिए आपका क्या है, प्रश्नों की मतलब सूची तो बनाते हैं, लेकिन जब क्या है अनुसूची जो है किसके अंतर्गत आता है, प्रश्न आपका ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अनुसूची क्या है, एक मेथड है स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अनुसूची के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला ऑप्शन क्या, प्रामाणिकता का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। दूसरा ऑप्शन क्या, सूचनाओं का जो है व्यवस्थित संकलन। तीसरा ऑप्शन क्या, सूचनाओं का अपूर्ण संकलन से बचाव। और चौथा ऑप्शन क्या है, ये सभी। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निरीक्षण के लाभ हैं, ठीक है। निरीक्षण के क्या लाभ होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या, व्यापक क्षेत्र अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, वस्तुनिष्ठ अध्ययन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नियंत्रित निरीक्षण के लाभ है। पहला क्या है आपका, अस्वाभाविकता। दूसरा है सीमित क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है नियंत्रण। चौथा ऑप्शन है अवास्तविकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। सहभागी निरीक्षण प्रविधि कैसी होती है। सहभागी निरीक्षण प्रविधि क्या है, थोड़ी खर्चीली, सस्ती, तो याद रखिएगा कि अधिक खर्चीली होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निरीक्षण विधि का कौन सा पद है। पहला ऑप्शन समस्या का उद्देश्य। दूसरा है अध्ययन योजना। तीसरा ऑप्शन है तथ्यों का विश्लेषण। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, केंद्रित साक्षात्कार किसे कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। केंद्रित साक्षात्कार जो है किसको कहते हैं, तो अर्ध संचित साक्षात्कार को जो है केंद्रित साक्षात्कार कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अर्ध संचित साक्षात्कार को जो है आपके क्या है, केंद्रित साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार जो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है स्टूडेंट। देखिए तीनों प्रकार यहाँ पे दिया, संचित साक्षात्कार, असंचित साक्षात्कार और क्या है आपका अर्ध संचित साक्षात्कार है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, साक्षात्कार प्रविधि कैसी विधि है। तो याद रखिएगा आपका प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, सामान्य, असामान्य। याद रखिएगा स्टूडेंट, साक्षात्कार जो है आपका कैसी प्रविधि है, तो प्रत्यक्ष प्रविधि है। क्यों, क्योंकि हम क्या है आमने सामने बात करके ना साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए क्या है ये प्रत्यक्ष रूप से होने वाली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचित साक्षात्कार को कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है, बंद साक्षात्कार। दूसरा है औपचारिक साक्षात्कार। तीसरा ऑप्शन है अमानव साक्षात्कार। क्या करेंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि संचित साक्षात्कार को क्या कहते हैं स्टूडेंट, बंद साक्षात्कार और औपचारिक साक्षात्कार दोनों कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साक्षात्कार को मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। किसने माना है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा प्रोफेसर गुड्डे भी माने हैं और हट ने भी माना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि साक्षात्कार को मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया जो है गुड्डे और हट ने माना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साक्षात्कार का साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया में कौन आमने सामने होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की सूचनादाता भी होता है, अनुसंधानकर्ता भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान प्रतिवेदन का पहला पृष्ठ क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए आपका पहला पृष्ठ क्या होता है स्टूडेंट, तो शीर्षक पृष्ठ होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अनुसंधान के आंकड़े होते हैं, अनुसंधान के आंकड़े क्या होते हैं, केवल गुणात्मक केवल मात्रात्मक। अनुसंधान के आंकड़े जो होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शोध या अनुसंधान दोनों पढ़ सकते हैं कि अनुसंधान परिकल्पना का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, शोध निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। दूसरा है अनुसंधान पद्धति की व्याख्या करना। तीसरा है अनुसंधान के परिणामों की भविष्यवाणी करना, इसलिए यहाँ पर कहा जाएगा आपका जो है तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। परिकल्पना क्या होती है, अनुसंधान के परिणामों की हम क्या करते हैं, परिकल्पना में जो है भविष्यवाणी करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान का संबंध है। पहला ऑप्शन क्या है, नए विचारों की खोज करना, समस्या का समाधान, किसी समस्या की जांच करना, उपरोक्त सभी स्टूडेंट।
स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान करने का उद्देश्य है। अनुसंधान करने का क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन क्या, समस्या की पहचान, दूसरा ऑप्शन समाधान को प्राप्त करना। याद रखिएगा कोई भी शोध हमारा क्या होता है, समस्या की पहचान करके उस समस्या का निदान करना ही अनुसंधान का क्या होता है, उद्देश्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अनुसंधान को विभाजित किया जा सकता है, किसमें हम विभाजित कर सकते हैं? तो विशुद्ध अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सॉरी क्रिया अनुसंधान, फिर क्या दूसरा ऑप्शन है मात्रात्मक एवं गुणात्मक, फिर क्या है दार्शनिक, ऐतिहासिक और सर्वेक्षण उपरोक्त सभी। याद रखिएगा कि अनुसंधान को जो है हम इन सभी रूपों में जो है क्या है, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रतिवेदन हमेशा लिखा जाता है। देखिए आ गया क्वेश्चन यहाँ का, प्रतिवेदन जो है कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को धन्यवाद देने वाला एक छोटा अनुच्छेद जिसने आपको आंकड़ा संकलन में सहायता प्रदान की है, क्या कहलाता है स्टूडेंट? अभिस्वीकृति, शब्दकोश, सारांश या परिचय। याद रखिएगा स्टूडेंट की सारांश कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ग्रंथ सूची है। ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची या संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या है, सबसे अंत में लिखा जाने वाला भाग, अध्ययन की शुरुआत में लिखा जाने वाला भाग, अध्ययन में कहीं भी लिखा जाना, सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की जो संदर्भ ग्रंथ सूची होता है वो क्या, सबसे अंत में लिखा जाने वाला भाग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिवेदन का उपयोग अक्सर किसके परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या, प्रयोग, अन्वेषण, वैज्ञानिक जांच पड़ताल और उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्रतिवेदन जो होता है इन सभी के लिए, प्रयोग के लिए भी, अन्वेषण के लिए भी, वैज्ञानिक जांच के लिए भी किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनुसंधान प्रतिवेदन में निष्कर्ष अनुभाग का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन क्या है आपका, अध्ययन को सारांशित करना तथा निष्कर्ष प्रस्तुत करना, यानी इसका क्या है आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकड़ों के बारे में सत्य है? पहला ऑप्शन क्या है, मूल स्थान में जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या, मूल स्थान में जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वह द्वितीयक स्थान होते हैं। तीसरा क्या है आपका पहला और दूसरा दोनों। चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो देखिए आपका प्रश्न क्या पूछा स्टूडेंट कि मतलब कौन सा जो है आंकड़ों के प्रति जो है मतलब कथन जो सत्य है स्टूडेंट। तो देखिए मूल स्थान यानी जो मतलब स्थान जो प्रेजेंट है, जैसे आप लोग स्कूल में गए, स्कूल क्या एक आपका मूल स्थान हो गया, तो वहाँ से जो आप आंकड़े जाकर पूछ के लेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जाकर व्यक्तिगत संपर्क करके लेंगे, तो वो क्या होगा आपका जो है प्राथमिक आंकड़ा कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन का कोई मतलब नहीं स्टूडेंट। यहाँ पर दिया मूल स्थान जो आंकड़े एकत्रित, तो मूल स्थान पर कभी भी क्या होता है आपका द्वितीयक आंकड़ा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा आपका प्राइमरी डाटा होगा, प्राथमिक आंकड़ा ही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आंकड़ा संग्रह करने का तरीका नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा जो तरीका है जो है आपके आंकड़े से संग्रह करने का तरीका नहीं है, मैथोलॉजी पूछा है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपको हमने स्टार्टिंग बताया, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, अवलोकन या निरीक्षण है, और क्या है स्टूडेंट आपका अनुसूची है। ठीक है, अनुसूची है, और आपका एक क्या बताएं स्टूडेंट कि केस स्टडी यानी जो है व्यक्तित्व अध्ययन है। ये सब क्या है, सब आपके जो है आंकड़े एकत्रित करने के तरीके, लेकिन APA जो है ये आपका आंकड़े करने का तरीका नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में डेटा संग्रह का प्राथमिक उद्देश्य है? ठीक है, डेटा संग्रह यानी प्राथमिक उद्देश्य, जो डाटा हम ले रहे हैं शोध में वो उसका जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका कि शोध विषय पर सामान्य ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है किसी परिकल्पना का परीक्षण करना, तीसरा ऑप्शन है साहित्य की समीक्षा करना, और चौथा ऑप्शन क्या, भविष्य के अनुसंधान के लिए अनुशंसा। स्टूडेंट याद रखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपका मतलब मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य क्या है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जब भी हम कोई मतलब अनुसंधान में डाटा जो है लेते हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, शोध विषय पर सामान्य ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ा का स्रोत है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट आपका सरकारी प्रकाशन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या सरकारी प्रकाशन, दूसरा ऑप्शन निजी प्रकाशन, तीसरा ऑप्शन है बैंक
सॉरी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ये याद रखिए, ये सब आपका क्या है, पहले से जो है अवेलेबल स्टूडेंट, ये सब तीनों जो है क्या है आपके जो है ये सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था क्या होती है। तो ये तो एकदम आप लोग बिल्कुल रट चुके हैं। किसी भी अनुसंधान की पहली जो है अवस्था क्या होती है, समस्या होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनुसंधान की अंतिम अवस्था क्या होती है। ये भी आप लोग रट चुके हैं स्टूडेंट की रिपोर्ट तैयार करना जो है अनुसंधान की अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर अनुसंधान की विशेषता क्या होती है। तो अन्वेषण प्रक्रिया, सुव्यवस्थित अध्ययन, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है क्या होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वस्तुनिष्ठता, निश्चयता, सामान्यता। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। प्रतिचयन के लाभ क्या होते हैं स्टूडेंट, ये भी अभी आपको बताएं। सुविधाजनक होती है, व्यवहारिकता उसमें पाया जाता है, विश्वसनीयता पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचयन का गुण नहीं है स्टूडेंट। देखिए नहीं शब्द वाला बताएं, तो यहाँ पर वहाँ भी वही ऑप्शन था, यहाँ भी है कि श्रम की अधिकता जो है वो क्या है, प्रतिचयन का जो है गुण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। प्रतिचयन के लाभ क्या है। तो धन की बचत, गहन अध्ययन, श्रम और सॉरी समय और श्रम की बचत, ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्या है, सूचना एकत्र करने की विधि है स्टूडेंट। तो सूचना एकत्र करने की विधि जो है वो क्या है आपका सर्वेक्षण विधि है। ठीक है, संगठन विधि है, निर्देशन विधि है, या दूसरा और तीसरा दोनों। अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, इसका इंग्लिश वाला भी पोर्शन देख लेते हैं। पर्पज ऑफ मैथड सॉरी प्रोसेस मेथड्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन के क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि क्या पूछ रहा है कि आपका सूचना एकत्र करने की विधि है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है संगठन विधि, निर्देशन, इसको इंग्लिश में क्या बोले हैं, ऑर्गेनाइजेशन मेथड, डायरेक्टरी मेथड और सर्वे में। यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार जो होगा स्टूडेंट आपका जो है सर्वेक्षण विधि हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रतिचयन की सीमाएं हैं। देखिए अभी आप लोगों के क्वेश्चन कराए थे, तो क्या है पक्षपात का परिणाम। ठीक है, व्यवहारिक कठिनाइयाँ, तकनीकी ज्ञान का अभाव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन के गुण है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन के गुण कौन होते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसमें सरलता भी पाई जाती है, सहजता भी पाई जाती है, पायलट अनुसंधान भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्रोत के गुण है। प्राथमिक स्रोत के गुण कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा आंकड़ा का संकलन। ठीक है, विश्वसनीयता, अनुसंधानकर्ता की उदारता, और क्या है आपका ये सभी स्टूडेंट। तो प्राथमिक स्रोत के गुण क्या होंगे, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर आंकड़ा संकलन करता है, उसको हम क्या कहते हैं। ये भी अभी आपको बता रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा में क्या है, सारणी का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है आपका शीर्षक, दूसरा ऑप्शन है औसत एवं योग, तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट तैयार करना, चौथा ऑप्शन है समंक का स्रोत। याद रखिएगा सारणी का कौन सा भाग नहीं है, तो रिपोर्ट तैयार करना जो है आपका क्या है सारणी का भाग नहीं है। तो शीर्षक हम करते हैं, उसमें औसत और योग निकालते ही हैं, क्या समंकों को जो है स्रोत भी है, ये सब का भाग है, लेकिन आपका रिपोर्ट जो है वो नहीं भाग। फिर क्या है अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, गुणात्मक वर्गीकरण का प्रकार है। पहला ऑप्शन क्या है सामयिक वर्गीकरण, दूसरा ऑप्शन है आपका सरल वर्गीकरण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट आपका है कि तीसरा ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट, गुणात्मक क्या है बहुगुणी वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि इसमें क्या गुणात्मक वर्गीकरण का प्रकार है। तो इसमें आपका जो है 47 का कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो है आपका बहुगुणी वर्गीकरण हो जाएगा, यानी आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सार्वजनिक प्रलेख को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। किसमें स्टूडेंट, 2 भागों में, याद रखिएगा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। सूचना के स्रोत हैं। सूचना जो है कैसे मिलता है, आपका लिखित सामग्री है, संकलित सामग्री है, या फिर आपका क्या व्यक्तित्व अध्ययन है। तो याद रखिएगा कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, जो सूचना है उसका हमको मतलब आपका क्या लिखित में भी मिल सकता है, संकलित के रूप में भी मिल सकता है, और अध्ययन के रूप में भी मिल सकता है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अब तो स्टूडेंट देखिए थक गए, एनर्जी जो है थोड़ी सी कम हो रही है, आवाज़ थोड़ा सा होता है कि कम हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके
ईयरफोन लगाकर आप लोग इसको सुनिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, समस्या निर्धारण के स्रोत है। पहला क्या, शोधकर्ता का अध्ययन, शोधकर्ता की अभिरुचि, शोध कार्य और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर आपका क्या है, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, परिकल्पना के स्रोत हैं। परिकल्पना के स्रोत कितने होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या, व्यक्तिगत अनुभव, शोध सार और शोध पाठिकाएं और ये सभी। तो याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी है। परिकल्पना जो है क्या है, व्यक्तिगत अनुभव से भी होता है, शोध सार से में भी हम लेते हैं, और क्या शोध पत्रिका लिखते समय भी क्या है इसको लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिदर्श की विशेषताएं नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, जनसंख्या का प्रतिनिधि, दूसरा जनसंख्या की समजातीयता, तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक जनसंख्या, और चौथा ऑप्शन क्या है, प्रतिदर्श का आधार स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा, आपका जो है काल्पनिक जनसंख्या से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काल्पनिक जनसंख्या से क्या है, हम जो है सैम्पलिंग का चयन नहीं करते स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। तो देखिए आप लोगों का जो है क्लास आज आप लोगों का लगभग 2 घंटे का हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी एक आध और मॉडल पेपर चाहिए स्टूडेंट, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए। और एक बार फिर से हम आप लोगों को कह रहे हैं कि जो 6 सेमेस्टर का जो है वीडियो आप लोग कम से कम जो है 10 वीडियो तो है, उसमें से कम जो लास्ट के जो है 4 मॉडल पेपर हैं उसको आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन आप लोगों की आने की संभावना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो आज पहली बार जो है इस क्लास को देख रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।